अस्सलाम वालेकुम। टॉक शॉक के साथ मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी और मैं हूं फ़खर दुरानी। आज हम तीन अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी सदर के साथ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की जो मुलाकात हुई, उसमें क्या बातचीत हुई और अमरीकी सदर का जो लबो लहजा है वो क्या चुगली खा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे अहम मौजू के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों की वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है जिसमें उन्होंने आला अदलिया में जजेस के तबादलों के हवाले से चैलेंज किया गया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तकर्री को। और तीसरे नंबर के ऊपर बात करेंगे पाकिस्तान में सियासी इंजीनियरिंग में मुलव्वस इंटेलिजेंस के एक ऐसे अहम किरदार जिन्हें हम ब्रिगेडियर इम्तियाज़ के नाम से जानते हैं। वो कल इस्लामाबाद में डेथ हुई, उनकी वफात पा गए। उनकी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात के ऊपर जो है हम बात करेंगे। तो फ़खर क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक है, खैरियत से हैं। तो फ़खर आर्मी चीफ जो हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उनकी जो मुलाकात है वो अमरीकी सदर से हुई और हमने देखा कि अमरीकी सदर ने जो है वो मुलाकात से पहले तो बड़े वो बटरिंग वाले हमारे बयानात दिए कि पाकिस्तानी मुझे बड़े पसंद हैं, पाकिस्तानी बड़े अच्छे लोग हैं और आई लव पाकिस्तान। और जो मीटिंग हुई, बंद कमरे की जो मीटिंग हुई बड़ी आला सतही, जिसमें कल भी हमने एजेंडा डिस्कस किया था, उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया वो भी बड़ा सिग्निफिकेंट है और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी सिग्निफिकेंट है। आपकी क्या मालूमात हैं? मीटिंग के अंदर ईरान का मामला भी रखा गया था, बाकी जो मामला थे इसमें कुछ क्या पेशरफ्त होती है आपको नज़र आ रही है? शुक्रिया चौधरी साहब। एक तो इसमें जो एक गवर्नमेंट ने पब्लिक किया है कोई इस हवाले से जो मीटिंग हुई है उसके बाद का पूरा बताया गया, गवर्नमेंट की तरफ से एक बाकायदा स्टेटमेंट जारी की गई है। उसमें तो ये बताया गया है कि ये जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, उनकी मुलाकात हुई, उसमें पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और उसके साथ जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और DGISI हैं जनरल आसिम मलिक, उन्होंने शिरकत की है। जबकि अमेरिका की तरफ से सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक तो मार्को रूबियो थे, उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी हैं और उनके पास भी एडिशनल चार्ज है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का अमेरिका की तरफ से, और दूसरे थे स्टीव विटकॉफ। स्टीव विटकॉफ बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार इसलिए भी है कि वो मिडल ईस्ट के इस टाइम स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये वो शख्स हैं जो कि ईरान के जो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर के हवाले से मुज़ाकरात हो रहे थे, वो स्टीव विटकॉफ अमेरिका की नुमाइंदगी कर रहे थे। और जिस दिन इसराइल ने हमला किया था उससे 2 दिन बाद यानी जुम्मे को इसराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर और संडे को स्टीव विटकॉफ की ईरानियन जो डेलीगेशन था उसके साथ मुलाकात भी थी। तो ये बड़े अहम किरदार थे। दोनों तरफ से जो मुलाकात हुई है उसमें जो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट दी गई है उसमें ये गो के बताया गया है कि जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी वो भी साथ थे, लेकिन वो वाइट हाउस में वो बैठे रहे। जो कैबिनेट रूम में जो मुलाकात हुई है सदर ट्रंप के साथ उसमें वो शामिल नहीं थे। एक तो ये हो गया। उसमें फिर स्टेटमेंट में साथ ये भी बताया गया है कि जो दोनों तरफ से जो बातचीत हुई है उसमें जो इम्पॉर्टेंटली एक तो ईरान का जो है वो एक थारोली उसके ऊपर डिस्कशन हुई है, और उसके साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन हुई है वो पाकिस्तान के ख़ास साथ जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं तिजारत के हवाले से, और उसमें भी इम्पॉर्टेंटली जो है वो एक तो क्रिप्टो करेंसी आपकी और दूसरा जो है वो माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से भी बातचीत हुई है। फिर एंटी टेररिज्म के लिए और फिर उसके साथ साथ जो गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से ये डिस्कशन हुई है। ये तो हुकूमत की तरफ से जो एक बताया गया है कि ये एक दोनों तरफ से जो मुलाकात का एजेंडा था और इसमें ये डिस्कशन हुई है। लेकिन कुछ इस हवाले से मुख्तलिफ ज़राए से जो बात हुई वो ये बताते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो एक मई के अंदर 4 दिनों की जंग हुई है उसके बाद अमेरिका की जो पॉलिसी है उसमें बड़ी तब्दीली आई है। ख़ास तौर के ऊपर पॉलिसी में तब्दीली इस वजह से आई है कि जो अमेरिकन जो बिलियनियर्स जो इन्वेस्ट कर रहे थे ख़ास तौर के ऊपर जो भारत को एक सेकंड जो मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन करार दे रहे थे चाइना के बाद, चाहे वो एप्पल की कंपनी हो, वो भी जो चाइना +1 की पॉलिसी के तहत अपनी जो शिफ्ट कर रहा था चाइना से इंडिया की तरफ, और तकरीबन $7-8 बिलियन ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका था, उसकी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही। फिर उसके साथ साथ टेस्ला हो या बड़ी जितने भी जाइंट्स थे जो मल्टीनेशनल कंपनीज थे वो सारे इंडिया को एक सेकंड जो है एक फेवरेट जो डेस्टिनेशन के तौर के ऊपर देख रहे थे। लेकिन ये जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई है
उसमें ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज का जो माइंडसेट है ना, वो बड़ा तब्दील हुआ है कि ये तो बिल्कुल एक वॉलेटाइल सा एक रीजन बन जाएगा अगर ये, और फिर उसके साथ जो पाकिस्तान ने जिस तरह से जवाब दिया है, उसके बाद एक चीज़ जो अमेरिका को रियलाइज़ हुई है वो ये है कि अगर पाकिस्तान, क्योंकि इस जो पूरे जो 4 दिन की जंग थी उसमें आप इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज देखें तो चाइना जो है वो छाया रहा है, चाहे वो डिफेंस इंडस्ट्री के हवाले से हो कि पाकिस्तान ने जिस तरह से बड़ी सुपीरियॉरिटी अपनी कायम की, और जिस तरह से लड़ाई के बाद चाइनीज़ जो इक्विपमेंट के साथ जिस तरह से चाइनीज़ मार्केट को एक बूम मिला है, तो अमेरिका को ये भी रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तान बिल्कुल मुकम्मल तौर के ऊपर ही चाइनीज़ ब्लॉक में ना शामिल हो जाए और अमेरिका को कट ऑफ ना कर दे। तो उस वजह से भी एक इनकी जो शिफ्ट आई है, पॉलिसी शिफ्ट आई है कि दोबारा से पाकिस्तान को, एक तो पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटिजिक जो आपकी लोकेशन है और इम्पोर्टेंस है, उसकी बुनियाद के ऊपर चाइना फैक्टर मैं समझता हूँ ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो ये भी डिस्कस हुआ उसके ये भी, और उसके साथ साथ ईरान के हवाले से जो मेरी इतलात हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये बताया गया है कि अमेरिका अगर इस जंग में कूदता है तो उसके बाद इस पूरे खित्ते के अंदर जो है वो तबाही आ सकती है। एक तो 20% आपकी जो स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मुज़ है उसके तहत जो ऑयल की आपकी यूरोपियन और बाकी उसको जारी है वो ईरान ब्लॉक कर सकता है, तो दुनिया में ऑयल का बहरान आ सकता है। सिर्फ ऑयल का नहीं आएगा, फिर आपका मुआशी तौर के ऊपर भी दुनिया में एक बड़ा बहरान आ सकता है। फिर उसके साथ साथ ये अगर अमेरिका कूदता है, क्योंकि अमेरिका की आपके रीजन के अंदर 8 से 9 बेसिस हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, बहरीन हो, यूएई हो, कतर हो, इन सब में बेसिस, तो उनका चलता फिरता एक बैरी जहाज वो तो है, बैरी जहाज ज़मीन के है, ऊपर, लेकिन जहां ईरान उनके ने अपने ये bases हैं, self run। ईरान ने उसमें जो है ये धमकी दी थी कि हम अमेरिकी जो यहाँ पे एसेट्स हैं या बेसिस हैं उनको टारगेट करें। यानी अगर ईरान अमेरिकी बेस के ऊपर कतर में हमला कर देता है, सऊदी अरब में हमला कर देता है, तो वो फिर उन ममालिक की भी जो सॉवरेनिटी है वो होगी। तो ये अल्टीमेटली एक फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो उसकी तरफ मामला बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इस वजह से भी ये बड़ा डिस्कशन और थारोली हुआ है। उसके बाद अगर आप देखें जो कल सदर ट्रंप ने उसके बाद जो मीडिया से बात की है और ये बताया है कि ईरानियंस को ये पाकिस्तानी हमसे ज़्यादा और बहुत सारे मुल्कों से ज़्यादा समझते हैं, तो ये एक थारोली उसके हवाले से पूरे प्रोज एंड कॉन्स किए गए हैं। ये एक जो मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर तासुर पाया जा रहा था कि शायद ये पाकिस्तान से अड्डे मांगे जाएंगे। आप अगर अमरीकी जो अड्डों की वो मैंने आपको जो तफसील बताई है, सबसे बड़ा जो अड्डा है इनका इस टाइम कतर में है। कतर में 13,500 इनके फ़ौजी डिप्लॉयड हैं और जो सबसे लेटेस्ट जो इनका जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो सारा कुछ कतर के अंदर है। और कतर ईरान, अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करना है तो सबसे ज़्यादा जो इनको क्लोजेस्ट जो एक वो है बेस है वो कतर की पड़ती है, सिर्फ 180 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और उसमें भी वो जो आपकी गल्फ़ है वो उसको आप क्रॉस करेंगे तो ईरान के जो टारगेट्स हैं उसको अचीव कर सकते हैं। इसलिए मैं ये नहीं समझता कि जो पाकिस्तान ईरान के लिए अमेरिका को अड्डे देगा, ये एक आउट ऑफ क्वेश्चन है। बाकी जो है वो उसमें मेन जो चीज़ें थी। अच्छा फ़खर, मेरी जो है मालूमात और जो मैंने कुछ ऑब्ज़र्व किया वो थी अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो गुफ्तगू हुई है ना बाद में, देखें उसमें उन्होंने दो चीज़ें, यहाँ पे ये कहा जा रहा था, ये तो बात तय है कि ईरान के ऊपर बात हुई, मशरिक़ वुस्ता के उनके उमूर के माहिर भी बैठे हुए थे और बात हुई पाकिस्तान से, तो बात ईरान के ऊपर हुई ज़्यादा। तो कम अज़ कम पाकिस्तान की जानिब से अपना मौक़िफ़ जो है ना वो उस सोच के अदरवाइज़ रखा गया जो अमेरिका में है ईरान के हवाले से। बिल्कुल, क्योंकि आप देखें कि अब तो ये स्टोरी भी आ चुकी है पिज़्ज़ा शॉप की कि उन्होंने बताया कि ईरान पे अटैक से 3 दिन पहले पेंटागन के उस हिस्से में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी थी और एक्स्ट्रा पिज़्ज़े मंगवाए गए जहाँ पे प्लान्स किए जाते हैं। तो ईरान के ऊपर अटैक जो है वो पेंटागन में प्लान होता है। ठीक है, अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, अमेरिका इस जंग में पूरी तरह मुलविस है। और वो हमारी लीडरशिप से जब मिलता है तो उससे पहले कहता है कि तेहरान खाली कर दे, मैं लोगों को थ्रेट करके कहता है और मैं अब बात नहीं करूँगा। लेकिन जब हमारी लीडरशिप से मुलाकात करता है, वो मिलिट्री लीडरशिप है जो भी है अब, तो उसके बाद वो कहता है कि पाकिस्तान अब ईरान को अच्छा समझता है, बेहतर समझता है बाकी मुल्कों। ठीक है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जानिब से एक मौक़िफ़ उनको दिया गया है, काउंटर नैरेटिव, ठीक है। जो एक बात की जाती है कि सुना जाता है और बात नहीं की जाती, ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पे मौक़िफ़ रखा गया है। पाकिस्तान बहुत राइटली ये समझता है, पाकिस्तान के जितने भी आप साबिक डिप्लोमेट्स देख लें, हमारा जो सबसे बड़ा ईरान के साथ सूबा जिसका बॉर्डर लगता है बलूचिस्तान, हम इस कंडीशन में नहीं हैं। वहाँ पे एक जो है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंसर्जेंसी वहाँ पे एक मूवमेंट चल रही है।
तो पाकिस्तान के लिए ये मेरा ख्याल है कोई ऑप्शन ही नहीं होगा कि हम अमेरिका को के लिए दोबारा कोई फ्रंट लाइन इत्तेहादी बने इस सारी लड़ाई में, और ख़ास तौर पे उस मुल्क के अज़ाइम पूरे होंगे जिसके साथ हमारी अपनी एक बड़ी तवील एक जो है नज़रियाती भी इख्तलाफ है, और एक हमारा पासपोर्ट पे वाहिद एक मुल्क है इसराइल पे आप नहीं जा सकते, और वो भी हमें पहले दिन से अपना दुश्मन डिक्लेयर करते आए हैं। तो फ़ख्र कम अज़ कम हमारी लीडरशिप ने ये मौजू रखा, और देखें उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, यानी कि उन्हें हमारी तरफ से जो चीज़ें बताई गई हैं, उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है कि ईरान के साथ दोबारा मुज़ाकरात की और उस तरफ चीज़ों की, तो क्या ही अच्छा हो कि ये बात मुज़ाकरात वाली साइड पे चली जाए। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो, क्योंकि वो एक उनका करैक्टर, मैं तो एक शरीर बच्चे या बिगड़े हुए शरीर बच्चे जैसा समझता हूँ अमेरिकन प्रेसिडेंट के बिहेवियर को, जो कुछ वो करते हैं मुख्तलिफ सरबराहाने मुमलिकत के साथ, और मतलब रिवायती डिप्लोमेसी को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं। तो उनकी बहुत सारे इमोशंस उनसे छुपाए नहीं छुपते, जो एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है सरबराहाने मुमलिकत की भी, वो उनकी नहीं होती, वो ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी माने जाते हैं। तो जब उन्होंने मुलाकात से पहले बटरिंग की तो बड़ी ही बेतहाशा किस्म की, और उसके बाद जो उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जो उन्होंने बातचीत की है, वो ये बताती है कि पाकिस्तान ने जो ऑप्शन उनके सामने रखे हैं उसमें ये बात कहीं भी नहीं है कि हम फ्रंट लाइन कोई स्टेट बनने जा रहे हैं अमेरिका के लिए दोबारा से। और फ़ख्र मैं एक बात और समझता हूँ कि ये जो दौरा हुआ है बड़ा अहम दौरा हुआ है, जिसमें बड़े ही दूर रस इस खत्ते के ऊपर उसके असरात होंगे। मुझे लगता है कि इसके बाद पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, ख़ासतौर मिलिट्री लीडरशिप भी, एक चाइना का दौरा जो है मुझे लगता है कि होगा करना, क्योंकि खत्ते की जो नई सफ़बंदी है, जो नई अलाइनमेंट है, जिसमें हमारी अहमियत अचानक बढ़ी है, इंडिया की अहमियत अचानक कम हुई है, उस सारी सूरत हाल के अंदर हमारा जो सबसे बुनियादी अलाय है, जो सबसे हमारा करीबी पड़ोसी है, जिसके साथ उसको मेरा ख्याल है एतमाद में लिया जाएगा और इस मीटिंग के बारे में बताया जाएगा। और उसके बाद फ़ख्र एक चीज़ और भी है, जो प्रेस रिलीज़ की आप बात कर रहे हैं जो आई है, उसमें जो कोई बात इसके अलावा नहीं बताई गई मेरे नज़दीक, उसमें कोई मालूमात ऐसी नहीं है कि उन्हें सिर्फ उसमें सिर्फ ये बताया गया कि अगर हम नहीं बैठे तो मोहसिन नकवी साहब भी नहीं बैठे। सिविल लीडरशिप ये कहना चाह रही है कि अगर हम नहीं बैठे तो मोहसिन नकवी साहब भी नहीं बैठे, इसके अलावा उनका फोकस किसी और चीज़ पे नहीं था। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो अमरीकी सदर ने जो लबो लहजा इख्तियार किया है, उसके बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तानी साइड से जो ईरान का और पाकिस्तान का केस जो है वो उसी तरह से रिप्रेजेंट किया गया जो यहाँ पे अवामी उमंगें हैं, जो अवामी तरजीहात हैं, जो अवामी चॉइस है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इस मामले में कोई बीच की बात निकलती है, कोई मुज़ाकरात की तरफ चीज़ें चली जाती हैं, उसके अंदर हमारा कोई रोल होता है, तो ये शायद विन विन सिचुएशन होगी। बिल्कुल, मेरा ख्याल है पाकिस्तान अफोर्ड वैसे भी नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में 3-3.5 करोड़ अहले तशीह आबादी है, और वो सारे पाकिस्तान हमारी आबादी की आप जो बात कर रहे हैं वो बड़ी सही है। उसके अलावा हमारे हम अफगानिस्तान के साथ जो 2 मरतबा फ्रंट लाइन स्टेट बने हैं, आज हम उसके असरात से अभी तक नहीं निकल सके। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम खित्ते में अपने पुराने दरीना दोस्तों के ब्लॉक को छोड़ के अल्लाह किसी इस तरह की सिचुएशन हमें अफोर्ड नहीं। बिल्कुल, ये परसेप्शन मेरा ख्याल है गलत ही तो मेरा ख्याल है ये परसेप्शन गलत था। आने वाले दिनों में मजीद इस पे चीज़ें खुलेंगी, सामने आएंगी डेफिनेटली। तो फ़ख्र आज दूसरी खबर पे अब मेरा ख्याल है बात की जाए। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज उन 5 जजों का जिन्होंने ख़त लिखा था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो 14वें नंबर से ला के यहाँ पे चीफ लगा दिए गए थे डोगर साहब, उनके हवाले से आज जो पटिशन थी उसको मुस्तरद कर दिया है। तो क्या इसकी तफसीलात क्या हैं? ऑर्डर जो शॉर्ट ऑर्डर सुनाया गया उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं? अच्छा चौधरी साहब, इसमें ना ये 5 रुकनी बेंच था जो कि ये केस सुन रहा था, और इसकी जो सरबराही कर रहे थे जस्टिस मोहम्मद जो मज़हर वो कर रहे थे, और इसमें 3-2 की मेजॉरिटी के साथ ये फ़ैसला आया है, और जो 5 जजेस की तरफ से ये पटिशन दायर की गई थी उसको ख़ारिज कर दिया गया है, और ये कहा गया है, डिक्लेयर किया गया है कि ये जो जजेस ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, ये बिल्कुल आइनी ये इसको डिक्लेयर किया है कि ये आइन के तहत ही और आइनी तरीक़ाकार के मुताबिक ही ये यहाँ पे इनका ट्रांसफ़र किया गया है। उस पर फिर उन्होंने फ़ैसले में ये भी बताया है कि जो आइन का आर्टिकल 200 है उसमें बाकायदा एक उसका प्रोसेस और प्रोसीजर डिफ़ाइन किया गया है कि कैसे वो करना है कि जिस हाई कोर्ट से आपने लेना है, जज को लेना है, उसकी हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की रजामंदी, फिर उसके साथ साथ जो जिस हाई कोर्ट में आना है
उसके चीफ जस्टिस की रजामंदी और जिस जज ने जिसका ट्रांसफ़र होना है उसकी भी रजामंदी शामिल है। ये सारा प्रोसेस वो किया गया। वो कह रहे हैं कि सदर ने इसमें कोई वो नहीं की, फिर उसके साथ चीफ जस्टिस का भी। तो ये एक वो कह रहे हैं कि आइन के जो आर्टिकल 200 है उसके तहत ये बिल्कुल दुरुस्त तरीके से हुआ है, इसलिए आइनी है। फिर उसके साथ साथ एक और क्वेश्चन ये था कि अगर ये इनका ट्रांसफ़र होता है तो क्या ये इसको नई अपॉइंटमेंट कंसीडर किया जाएगा या ये इनकी अपॉइंटमेंट वही पहले हाई कोर्ट वाली ही होगी और ये एक जस्ट मेयर ट्रांसफ़र होगा। तो उस सवाल को भी इन्होंने एड्रेस किया है और उस पर उन्होंने ये कहा है कि ये नई तैनाती कंसीडर नहीं होगी, बल्कि इनका जो पहले वाला हलफ है वही वो चलेगा। तो ये जस्ट एक मेयर एक ट्रांसफ़र होगा, नई जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं होगी। तीसरा एक और इसमें जो बड़ा अहम सवाल था वो ये था कि जो इनकी सीनियरिटी कौन डिटरमिन करेगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन था कि ये जो नए जजेज़ हैं ये क्या अपनी जो पुराने हाई कोर्ट वाली सीनियरिटी को लेके ही चलेंगे या फिर नए हाई कोर्ट में आए हैं तो वो सबसे जूनियर मोस्ट वो कंसीडर किए जाएंगे। उस पे इन्होंने जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसने उन्होंने रेफ़र किया है सदर को कि जो सीनियरिटी डिटरमिन करनी है वो सदर पाकिस्तान को इसका मामला रेफ़र किया जाए और वो इसको डिटरमिन करें। ये 3-4 जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे इस पिटीशन में वो उस पर उन्होंने सारा वो किया है। इसकी जो अपोज़ किया है, जो इसमें डाइसेंटिंग नोट था वो 2 जजेस की तरफ से वो किया गया है, जस्टिस नईम अफ़गान और जस्टिस शकील की तरफ से। वो ये कहते हैं कि ये गैर आइनी नहीं है, ये प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, सदर के पास ये अख्तियार नहीं है ट्रांसफ़र करने के हवाले से। फिर उसके साथ साथ एक और जो सवाल दौरान समाअत भी जस्टिस नईम अफ़गान ने पूछा था कि क्या ये जो एक 15वें नंबर वाले जज को लिया है, उससे पहले वाले जो 14 जजेस थे, क्या इसका मतलब वो कॉम्पिटेंट नहीं थे या वो उनको क्यों नहीं लाया गया, क्या इनकी फ़ाइल्स में रीज़निंग रिकॉर्ड की गई है या नहीं की गई, ये उस पर अभी जो एडवोकेट जनरल थे वो उन्होंने बताया भी नहीं था। बहरहाल इस पॉइंट को भी उन्होंने अपने जो डाइसेंटिंग नोट था वो उसमें उन्होंने वो टेकअप किया है कि जो रीज़निंग होती है ट्रांसफ़र करने के हवाले से कि क्यों ज़रूरत है, ये इससे पहले वालों को क्यों नहीं पिक किया गया और इनको क्यों किया गया, ये भी नहीं वो किया गया। तो ये इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने अपना जो है वो इख्तलाफी नोट्स आज वो दिया है। बहरहाल ये जो इनकी पटिशन थी जो 5 जजेस की वो मुस्तरद करते हुए इस पूरे जो आइनी जो एक ट्रांसफ़र था उसको आइनी डिक्लेयर कर दिया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ से। अब मामला जो है वो सदर के पास है, वो इनकी सीनियरिटी डिटरमिन करेगा और जब तक सदर डिटरमिन नहीं करता जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो चीफ़ जस्टिस के तौर के ऊपर काम जारी रखेंगे, एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर। अच्छा फ़खर, आज ना एक और महाज हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने फ़तह कर लिया है जुडिशरी के हवाले से, लेकिन मैं पर्सनली जानता हूँ कि बहुत सारे जजेस, ये 5 जजेस जिन्होंने पटिशन की थी, इनकी बात नहीं है। पूरे पाकिस्तान की जुडिशरी, बल्कि वो जुडिशरी भी जो किसी भी मकतब फ़िक्र की समझी जा सकती है, वो सारे लोग कंसर्न थे, क्योंकि इसमें असूल तय होना था जुडिशरी के सबसे प्राइम पोस्टिंग जो है चीफ जस्टिस का और फिर सीनियरिटी का। तो आप ये देखें कि चीफ जस्टिस को भी उन्होंने इंटरिम रिलीफ दिया कि जब तक सदर, और वो खुद नहीं डिटरमिन कर सके कि जो बंदा 15वें नंबर से अभी आया है वो यहाँ पे आके इनका सीनियर कैसे हो जाएगा। जो लोग उनसे पहले जज थे, आप उस वक्त हाईकोर्ट में जज ही नहीं थे, उस वक्त ये लोग यहाँ पे सर्व कर रहे थे। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ ना, देखें इसमें तो कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, इसमें तो ये होगा कि जिसने आना है उसकी मर्जी तो सबसे पहले शामिल होगी ना, वो तो चाहता होगा मैं चीफ बनूं, वो तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि वो कहे नहीं मैं चीफ नहीं बनना चाहता। अब बात आ जाएगी उसकी अपनी हाई कोर्ट के जज की, चीफ की, और जिस दूसरी हाई कोर्ट जाना है उन 2 चीफ जस्टिस साहिबान, और वो चीफ जस्टिस साहिबान अगर किसी ने पिक एंड चूज से लगाए हैं या उन्हें आगे सुप्रीम कोर्ट ले जाने का कोई लालच दिया है तो उनको भी राज़ी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जजेस को आज आपने वो पाकिस्तान का पिलर, तीसरा पिलर जिसको आप कहते हैं, और कहते नहीं है, लिखा हुआ है, हम तो मीडिया खुद को कहता है कि हम चौथा पिलर है, लिखा हुआ कहीं नहीं है। वो पिलर यानी कि सुपीरियर जुडिशरी का, मैं बारहा ये बात पहले भी कह चुका हूँ, जिसके बारे में वफाक के इदारों को तहकीकात की इजाज़त नहीं है। यानी सुपीरियर जुडिशरी का कोई जज अगर मर्डर कर दे, उसकी वीडियोज़ बने, पीपल ऑफ पाकिस्तान देखें, तो उसके खिलाफ कार्रवाई तब होगी जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसकी इनिशियल हियरिंग करके किसी भी इदारे को इख्तियार दे सकती है, पुलिस को, FIA को, कि जी प्रोसीड करें, जज से जवाब मांग के। देखें वो ये प्रोटेक्शन इसलिए थी कि अगर ये नहीं दी जाएगी तो शाम को SHO साहब आ जाएंगे, जज साहब मेरे साथ हैं, आपके खिलाफ दरख्वास्त आई है, ज़रा आप आए ना। एक नोटिस वापडा भेज देगा, एक CDA भेज देगा, एक कस्टम भेज देगा। तो इस इदारे को दबाव से आज़ाद रखने के लिए इस हद तक इसको लिबर्टी दी गई थी।
आज और फिर एक जॉब सिक्योरिटी होती है। आपको पता है कि इंडिपेंडेंस अब जुडिशरी में एक जॉब सिक्योरिटी है आपकी, कि जिस तरह सरकारी मुलाजिम को होता है ना कि चलो यार इसको ट्रांसफ़र कर दो, तो वो अनसिक्योर हो जाते हैं। आप देखें हमारे SHOs बहुत सारे मेरिट पे जो काम कर रहे होते हैं हटा दिए जाते हैं, या इसलिए हटा दिए जाते हैं कि खिलाफ ज़ाब्ता कोई काम नहीं किया, या ये खुद को बड़ा कुछ समझते हैं, इनको हटाएंगे। तो अब ये रास्ता खुल गया है जजेस को हटाने का, खिलाफ ज़ाब्ता उनके मेरिट के ऊपर किसी का रास्ता रोकने का, और मनपसंद जजेस को जो है मुराद देने। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं एक बंदे को 15वें नंबर से चीफ जस्टिस बना दूं एक हाई कोर्ट का, तो क्या वो मुझे अप्लाई नहीं करेगा वापसी पे? तो ये बहुत बड़े, मैं समझता हूँ कि जुडिशरी के अंदर जिस तरह नज़रिया ज़रूरत का एक फ़ैसला आया था जिसको हमने फिर 50 साल से ज़्यादा भुगता, आज हमने जुडिशरी के अंदर इसी तरह का एक और फ़ैसला कर दिया है, जिसके तहत आपकी सुपीरियर जुडिशरी के अंदर बहुत सारे जजेस से इसलिए फ़ैसले लिए जाएंगे कि हम आपको ऊपर ले जाएंगे, हम आपको फ़लाँ जगह चीफ लगवा देते हैं, हम आपको, ठीक है। और आज आपने जो एक तयशुदा डिफ़ाइंड शुदा एक क्राइटेरिया था, अब सीनियरिटी का असूल आपने वापस दे दिया सदर पाकिस्तान को। तो सदर पाकिस्तान तो जुडिशरी के हवाले से कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते थे। जजेस के अपॉइंटमेंट में भी उनका किरदार डाकिए का, कि सुप्रीम जुडिशल वो जो आपकी फेडरल जुडिशल कमीशन है, जुडिशल कमीशन से जो चीज़ें आपकी आएंगी पास होके, जिसमें जजेस बैठे हैं, आपके लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, अटॉर्नी जनरल बैठे हैं, बार काउंसिल के नुमाइंदे, वो जो नाम भेजेंगे सदर ने सिर्फ उसको एक डहाने का उसका किरदार है कि उन्होंने समरी जारी करनी। आज आपने जो है आपने एक दूसरे पिलर को इख्तियार दे दिया है अदलिया के अंदर सीनियरिटी तय करने का। इसमें बड़े बड़े लतीफ़े होंगे, इसमें बड़े बड़े इसमें केसेस आएंगे। वक्ती तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 5 जजेस को फतह कर लिया गया है जिन्होंने ये कहा था कि इंटेलिजेंस एजेंसियां हमारे पे दबाव डालती हैं, हमारे बेंचेस बनाने में दबाव डालती हैं, हमारे मुकदमात में आके हमारे से दबाव डालते हैं। तो उनके जज का ख़त का आज ये जवाब दिया गया है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट तो इसे हुई और आज ये रास्ता खोल दिया गया। इन 5 जजों का इशू नहीं है, ये तो 5 जजेस वो हैं जो जिसमें से मेजॉरिटी वो है कि शायद जो जजी को, अब आप देख लें इनकी रिपोर्ट जारी होती है जी ना इन्होंने केस थोड़े निपटा, अभी आपने केस रेफर थोड़े किए हैं, ठीक है। जिन जजेस को आप लेके आए हैं जिन्होंने जी सबसे ज़्यादा किए हैं वो कौन से जज हैं? जिनके पास पेका की हमारी दरख्वास्त 6 महीने से पड़ी, अभी तक जवाब ही नहीं फाइल हुए, 6 माह से पड़ी हुई है दरख्वास्त। उनके पास आप जमानतों के केस लगा देते हैं तो वो दिन में 15 बंदों की आज 15 केस निपटा दिए। हमें ये बताएं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल सवालात के ऊपर कितने केसेस निपटाए उन्होंने? आप सारे बेलों के मैटर सारे जो कुछ जिसको लगाएंगे उसी ने डिसाइड करने हैं। तो खैर इन जजेस की खाली मैं बात नहीं कर रहा, ना मैं इनकी कोई एडवोकेसी करता हूँ, हालांकि उन्होंने वही केस लड़ा था जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का केस था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इनका समरी ट्रायल हुआ, इनका फेयर ट्रायल भी नहीं हुआ हाई कोर्ट का जज, क्यों कि उनका रास्ता भी रोकना था चीफ जस्टिस बनने से। और अब इन जजेस की बारी थी चीफ बनने की, इनका भी आपने रास्ता रोक दिया। लेकिन इसका नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक ढांचे को होगा, पाकिस्तान की लिटिगेंट्स को होगा, जो आप और मैं और आम पाकिस्तानी जाते हैं उनको इसका नुकसान होगा। अच्छा जॉय साहब, मुझे ये बताएं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की आप बात कर रहे थे, इंटेलिजेंस एजेंसी का ही एक बड़ा अहम किरदार था ब्रिगेडियर इम्तियाज़, उनकी कल वफ़ात हुई है, तो उसके हवाले से कोई आपके पास कोई मालूमात कि क्या कुछ करते रहे वो बतौर जो इंटेलिजेंस में जब वो रहे थे तब? जी मैं मैं आपको बताऊंगा, मैं जब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स कवर करता था ना 2001, 2, 3 इस सालों में मेरा बहुत रब्ता रहा ब्रिगेडियर इम्तियाज़ से। इनके ऊपर एक स्कैंडल, इनका करप्शन केस चल रहा था, जनरल मुशर्रफ के दौर में इनके ऊपर करप्शन का केस था और वो बड़ा अरबों रुपए का केस था। सेफ हाउसेस की कोई ट्रांसफ़र मुंतकिली का मैटर था और बाद में फिर उसमें इनकी बेल होगी। तो जब तक ये आते थे मेरी इनसे बड़ी गप होती थी और मुझे बड़ा इश्तियाक होता था इनसे मिल के, क्योंकि हमने नाम सुने हुए थे ना, ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल, और तो ये बड़े पावरफुल आदमी थे। बल्कि मैंने एक दफ़ा इनको इंटरव्यू किया, इन्होंने एक पाकिस्तानी जासूस को जो हमारा एटॉमिक का सेटअप है कराची में, वहाँ से पकड़ा था, जिससे सजाए मौत हुई थी। CIA के लिए काम कर रहा था वो, तो उसकी मुझे इन्होंने एक दफ़ा स्टोरी सुनाई थी, मैंने GOTV के लिए वो की थी। बेसिकली ब्रिगेडियर इम्तियाज़ जो हैं पाकिस्तान की
एक बड़ी पावरफुल शख्सियत माने जाते हैं। फ़ौज में ब्रिगेडियर के रैंक पे पहुँचे तो फिर ये ISI में चले गए, ISI सिंध को भी लीड करते रहे, बाद में फिर IB के हेड लग गए और इन्होंने पाकिस्तान में सियासी इंजीनियरिंग में बहुत खुल के हिस्सा लिया। मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उनके साथ इनकी बड़ी कोलैबोरेशन रही। इनिशियली इन्होंने बीबी के ख़िलाफ़ जो तहरीकें थीं उनमें बड़ा सरगर्मी से हिस्सा लिया। फिर ऑपरेशन मिडनाइट या कॉल का आपको पता होगा डिटेल, उसके ये मरकज़ी किरदार थे। लेकिन बाद में जब बीबी आई तो फिर इन्हें बड़ा जो है म्यूज़िक भी फेस करना पड़ा, ये गिरफ़्तार भी हो गए थे और इनकी ज़िंदगी एक बड़े ही पावरफुल इंसान थे। पाकिस्तान में सियासी इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा इनका हिस्सा रहा है। बड़े ही कलीदी यानी कि फ़ैसले लेने में इनकी इनपुट भी रही है। तो लेकिन हमने ये देखा कि आखिरी उम्र के हिस्से में, अभी वो 78 साल की उम्र में फ़ौत हुए, तो एक मरतबा वो थाने चले गए थे। उन्हें बेटे ने घर से निकाला था और वो मीडिया पे आया। तो सच्ची बात है, मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ कि एक ओल्ड मैन जो है उसको बच्चे, मतलब इतना पावरफुल शख्स और इतना पाकिस्तान का एक पावरफुल शख्स था जो स्याह सफ़ेद का मालिक होता था, जो हुक्मरानों के फ़ैसलों में कलीदी इनपुट देता था। उनसे इख्तलाफ हो सकता है उनसे, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमें एक बड़ा अफसोस हुआ कि उन्हें थाने जाना पड़ा, कि उन्हें घर से निकाल दिया गया था। खैर अभी CMH में उनकी डेथ हुई और आज उनकी तदफीन हुई है इस्लामाबाद में। तो एक पाकिस्तान की सियासी तारीख का वो बाब, और इंटरेस्टिंगली वो लिखना चाह रहे थे, वो अपनी सवानें लिखना चाह रहे थे। कल एजाज़ ने स्टोरी दी थी, उसमें उन्होंने बताया कि वो लिखना चाह रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि वो फिर उस पर खामोश हो गए। पहले वो कह रहे थे कि मैं लिखूंगा चीज़, लेकिन ज़ाहिर आपको पता है पाकिस्तान में बाकी स्टेक होल्डर जो मजबूत और ताकतवर हल्के हैं वो भी नहीं चाहते कि बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पे आएँ। इसी तरह हमारे सियासी किरदार बहुत सारे नहीं चाहते कि उनके उस वक्त के वो कारनामे आएँ जो वो दूसरे सियासतदानों के खिलाफ हरबे करते रहें। तो खैर उनकी किताब मंजर आम पे नहीं आई उनकी ज़िंदगी में, और आई डोंट नो कि उनकी फैमिली अगर कोई नोट्स हैं तो उसको छाप के कौम पे कोई एहसान करे और बताए कि पाकिस्तान में माजी में पॉलिटिकल हुकूमतों के ख़िलाफ़ क्या क्या कॉन्स्पिरेसीज़ होती रही हैं, किन किन लोगों के ख़िलाफ़ हुई, कौन कौन किरदार थे। तो खैर एक अहम किरदार पाकिस्तान की सियासी इंजीनियरिंग का एक अहम किरदार जो है, इंटेलिजेंस का एक अहम किरदार, उसका बाप ख़त्म हुआ, उनका बाप ख़त्म हुआ। बिल्कुल। तो आज तो मेरा ख्याल है यही था जी बिल्कुल। तो आपने शो देखा, आपको अगर इसमें जो चीज़ पसंद आए ज़रूर बताइएगा, जो बुरी लगे वो भी बताइएगा, और अगर आप कोई मालूमात देना चाहें तो talkshock777@gmail पे हमें ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।